लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और हम लोग का कलकत्ता में, साउथ कोलकाता में 1 जून को यहाँ पे इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन से पहले जो हालात है आप देख ही रहे हैं कि हर पार्टी चाह रही है कि वोट उसको मिले। आप अपने हिसाब से वोट किसे देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं? अपने हिसाब से जिसको अच्छा लगेगा उसको देंगे, क्योंकि सुविधा तो मीडियम क्लास का आदमी को कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या सोचेंगे? कुछ सोचते ही नहीं, हम लोग चुप से बैठे रहते हैं। एक तरफ तो ममता सरकार बहुत सारा जो स्कीम है वो स्कीम का लाभ दे रही है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज़ का हम लोग को लाभ नहीं मिला, कोई चीज़ का लाभ नहीं। हम या ममता या राज्य सरकार बोलिए या सेंट्रल बोलिए, मीडियम हम लोग जो पोजीशन में है, हम लोग को कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला। क्या चाहिए आपको? क्या मिलेगा? लोगों को क्या चाहिए सरकार से? सरकार से क्या मांग चाहते हैं? कहाँ हम लोग कुछ मांग के भी क्या करेंगे सब कुछ। जी क्या बोले? चाहे सुविधा हम लोग के लिए कोई चीज़ में नहीं है, बस खटते कमाते हैं खाते हैं, बस इसी में रहते हैं। तो किसका सरकार आने से आपको खुशी होगा? इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं। खुशी जो भी सरकार आए अच्छा चला है, ये अच्छा लगता है। जैसे बंगाल में शांति का माहौल है। हाँ, शांति माहौल है, बस और ज़्यादा क्या बताएं, हम लोगों को सब कुछ आइडिया जो नहीं। सरकार है वही ठीक है। ये तो फिर भी कुछ शांति है, फिर भी कुछ कमी है, वो कमी पूरा होना चाहिए। वही बात बताए तो मीडियम क्लास का आदमी सुखी नहीं है, जहाँ जा रहा वहीं ठोकर खा रहा। और क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नाम तो बोल। मेरा नाम गामा सिंह यादव है। हम FCI वर्कर्स यूनियन वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। सर जैसा कि 17वां लोकसभा इलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है, हम लोगों के यहाँ पे 1 जून को इलेक्शन होगा। साउथ कोलकाता से कई भारी हेवीवेट कैंडिडेट हैं, जिनमें एक तो आप जानते हैं कि CPI लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के जो एलाइज है सायरा शाह हलीम है। इसके अलावा TMC की जो हेवीवेट कैंडिडेट आज सिटिंग MP है मिसेस माला रॉय, और यहाँ पे BJP ने भी एक कैंडिडेट, लेडी कैंडिडेट दिया है। इसके अलावा SDFI की भी एक लेडी कैंडिडेट यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही है। आपको क्या लगता है सर, इस बार जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन का मुद्दा क्या होना चाहिए? लोगों को क्या नहीं मिला है जो मिलना चाहिए? लोगों को देश के अंदर में बेरोज़गारी पूरा भर गया है। बहुत से पढ़े लिखे लड़के बेरोज़गार हो रहे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। इसीलिए बेरोज़गारी के ऊपर हम लोग फोकस बेसी डालना चाहेंगे। देश के अंदर में जितना कंपनी है, ये मोदी सरकार जो है, ये लोग जुमलाबाजी सरकार हैं। सारे कंपनी को इन लोगों ने प्राइवेटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े बड़े जो उनको साथी हैं, बिजनेसमैन साथी हैं, उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, और उनको लाभ पहुंचाकर ये सारे देश के अंदर में जो कांग्रेस के समय में नेशनलाइज किया था, कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया था आज़ादी के बाद, बहुत सारी कंपनी जितना मुनाफा वाली कंपनी थी सब प्राइवेट में पहले थी, लेकिन जब कांग्रेस आया तो सबका राष्ट्रीयकरण किया। सभी कंपनी के अंदर में यह देश की कंपनी थी, देश का जनता था। देश के जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सभी कंपनी को राष्ट्रीयकरण किया गया। उसमें सभी लोग के लिए मानदेय एक तो फिक्स किया गया। सभी लोग उसमें अपना भरण पोषण ठीक ढंग से करते रहे। आज के दौर में भी लोगों का जितने युवा हैं, करीब 80-85% जो युवा पढ़ लिख कर अच्छे नौकरी के तलाश में, जो उनको वैकेंसी निकलना चाहिए, वैकेंसी के माध्यम से उनको भर्ती होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। काफ़ी ऊंचा एजुकेशन जो लेकर बच्चे हैं इंडिया से बाहर भाग रहे हैं, विदेशों में जाकर पलायन कर रहे हैं, विदेशों में सर्विस पा रहे हैं, जो कि इंडिया के अंदर में इंडिया गवर्नमेंट भी सक्षम है। इंडिया के अंदर में भी बहुत सा जॉब है, इंडिया के अंदर में बहुत अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन सारी कंपनियों को इन लोगों ने अपने सहयोगी साथियों बिजनेसमैन के हाथों में सौंप रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जो आपका रेलवे है, रेलवे के अंदर में रेलवे बहुत सारी वैकेंसी देती थी, लेकिन रेलवे के अंदर में बहुत तरह का काम प्राइवेटलाइजेशन कर दिया गया। इसके अंदर में भी अदानी को ढुका दिया गया। हवाई जहाज़ के अंदर में
अपने वही मित्रों को दे दिए, हवाई जहाज़, एयर अलायंस वगैरह वगैरह सारा चीज़ें हो गया। बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं सभी लोग बैंक साफ करके विदेश में भाग गए, उनको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। उनके भ्रष्टाचार के ऊपर आज तक उनके पैसे को कलेक्शन करके नहीं बताया गया कि देश के अंदर में क्या है। जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता लोग हैं जो इस सारे समस्याओं का उनका विरोध कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, संविधान से खिलवाड़ आप कर रहे हैं, देश के जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, युवा लड़कों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं इधर से निकलकर आपके दल में जाते हैं तो सही हो जाते हैं, लेकिन इधर रहते हैं तो भ्रष्टाचारी रहते हैं। हम लोग भ्रष्टाचारी का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सबके लिए एक समान काम होना चाहिए। सबके ऊपर जो भी भ्रष्टाचार है उसको मुक्त नहीं होना चाहिए। सर, मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप उनको कहाँ खराब आते हैं? पर ये तो सब जुमलेबाजी है। वो जो जितना बोलते हैं उन्हें करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जिस समय 2014 के अंदर में उन्होंने इलेक्शन के अंदर में प्रचार किए, उनका मैनिफेस्टो जो था, जो प्रचार के माध्यम से मैनिफेस्टो था कि पढ़े लिखे लड़कों को जो डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये करें, वो कुछ किसी चीज़ पर वो खरे नहीं उतरे। तो आज 5 साल उस तरह से गया। उन्होंने बोले कि हमको 50 महीना दे दो, हमको 5 साल नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं किए। उसके बाद फिर 5 साल आए, इस 5 साल के अंदर में भी कुछ तरह से नहीं हुआ। आज भी हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, प्रत्येक जगह प्रचार कर रहे हैं, बंगाल के अंदर में भी आ रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी विकास का कोई भी मुद्दा उनके मुँह से नहीं निकल रहा है। कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ आपस में भेदभाव पैदा देश के अंदर में कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, इस तरह से लोगों के अंदर में खौफ पैदा करते हैं। मुसलमान हिंदू से लड़े, हिंदू मुसलमान से लड़े, इस तरह का जातीयकरण करके ये देश के अंदर में विभाजन। हाँ, ऐसे में देश तो तरक्की करेगा नहीं। अब इन लोगों को अगर कुछ करना है तो पाकिस्तान में जाकर बोलो, जाकर बॉर्डर पर चाइना के साथ में बोलो। ये सभी लोग जानते हैं, जो राहुल गांधी बोलते थे चाइना बहुत सारी ज़मीन इंडिया की कितना किलोमीटर कब्जा कर लिया है, लेकिन इन लोगों ने पर्दा डाल कर रखा है। तो ये सारी चीज़ है, ये मोदी सरकार इस तरह जुमलेबाजी सरकार है। इस तरफ तो लोग कहते हैं कि हमें 5 साल और दीजिए, गारंटी है कि हम जो कुछ नहीं कर पाए हैं वो करेंगे। दूसरी तरफ इस बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके सामने सवाल खड़ा हुआ है, अब तक मैं समझता हूँ कि 50 साल में इतने बड़ा घपलाबाजी नहीं हुई। इस बारे में आप क्या? नहीं, इस बारे में आप जो सही बोल रहे हैं, इस बारे में मेरा यही कहना है कि जब ये सरकार जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर इनको दिया है, अब बड़े बड़े जितने कंपनी वाले हैं जिनका 100 करोड़ का कंपनी नहीं है, 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर उनको दे दिए, और देने के बाद उसके बदले में वो टेंडर पा गए, उसके बदले में ठेका पा गए, काम पा गए। इस तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यह सरकार किया है। और जिसको अगर यह सरकार अगर गिर जाती है तो ये मोदी जी और अमित शाह जी जितने इसके अंदर में शामिल हैं सभी लोग जेल के सलाखों में होंगे। ये लोग कोई बचने वाले नहीं हैं। हम लोग स्टेट में इस वक्त साउथ कोलकाता में आप किसको अपना उम्मीदवार चुनना चाहेंगे, जबकि 4 कैंडिडेट इस वक्त जो है हेवी वेट कैंडिडेट खड़ी है? नहीं, इस सीएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और टीएमसी और बीजेपी की तरफ से आप किसका कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व देना चाहेंगे? नहीं, महत्व देने की बात यहाँ तो हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि यहाँ पर सीपीएम का सफाया हो चुका है। लेफ्ट यहाँ पर कुछ है नहीं। लेफ्ट जिस तरह से यहाँ पर अपना पांव पसारा हुआ था, ठीक उसी तरह से एक मूचने टाइप का माने समाप्त हो गया है, यहाँ है नहीं। लेकिन कुछ लोग उसमें नेता हैं, अपने पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए कहीं कांग्रेस से एक जोट कर लेते हैं, कहीं किसी से जोट कर लेते हैं, जोट करके इस तरह से करते हैं। ये नहीं है। और भाजपा का भी कैंडिडेट कोई सूटेबल नहीं है। भाजपा का जो नीति है, जो वसूल है, जो सिद्धांत है, वह पब्लिक के विरुद्ध है, इसलिए उसको तो नकार देगा। यहाँ पर माला राय को लोग पसंद करते हैं, अभिषेक बनर्जी को लोग पसंद करते हैं, वो फील्ड के अंदर में काम करते हैं, माला राय को पसंद करते हैं। ममता बनर्जी एक प्रखर नेता हैं, लड़ाकू नेत्री हैं, जो बंगाल के लिए पूरा वो काम की हैं और आज तक काम करती हैं, ईमानदार नेत्री हैं। इसीलिए उनके नेतृत्व में जितने कैंडिडेट हैं हम लोग उनको पसंद करते हैं और उनको वोटिंग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शंकर मंडल। आने वाले दिनों में सर लोकसभा इलेक्शन को आप कहाँ देख रहे हैं? एक तरफ तो कहा जा रहा है 4 को पार, क्या लगता है आपको? 4 को पार का मतलब क्या होता है? 4 को पार 420 तो भी हो सकता है। हाँ, सही बात। तो देखिए, ये सब जो बातें जो हैं
एक जुमलाई वाली बातें हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है, तरह सभी पार्टियां जो है अपने स्तर पर बहुत कुछ बातें करेगी। जैसे कि कुछ देर पहले भी आपने कहा ना कि वह जो सबका साथ, सबका विश्वास, ये सब सारी बात जो है ना, ये सब जुमलाई वाले बातें हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना, लोगों के तरफ इस तरह का ज़्यादा करके फोकस आनी चाहिए कि आज के तारीख में जो हम पढ़े लिखे जो जवान हैं, नौजवान हैं, इनको किस तरह से हम ऐसा कुछ करें ताकि इनको जॉब मिले, ताकि ये परिवार का पालन पोषण करे। क्योंकि इसके परिवार का पालन पोषण न करने की वजह से क्या होता है ना, लोग में चोरी, डकैती, छिनताई वगैरह। अग्निवीर तो सर उसके लिए है ही, अग्निवीर स्कीम का बारे में ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। अग्निवीर वाली स्कीम लाई है उन्होंने, मोदी जी ने। आप जानते हैं मोदी जी बीजेपी, भाजपा का अर्थात ये होता है कि बिजनेस से संबंधित जो बातें हैं वही निपटते हैं ये लोग। तो भाजपा का यानी आप उसमें जो लाए हैं 4 साल के लिए, अब तो ना तो 4 साल में उसका पेंशन देना है, उनका ग्रेजुटी देना है। ग्रेजुटी एक्ट में 5 साल तक अगर काम करते हैं एक जगह पर, तब आप ग्रेजुटी का अधिकार बन जाते हैं, लेकिन वो 5 साल तक करने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए 4 साल तक में उसको सफाया कर देते हैं। इस तरह से तो कहाँ से आएगा सब? अपना ठीक उसमें ऐसा रणनीति तैयार किए हैं कि 4 साल रहेगा, ये ख़त्म, ना पेंशन देनी होगी हमें और ना ये बीजेपी देनी आज होगी। हम लोग देख रहे हैं 2014 के बाद से जो मुल्क को हम लोग देख रहे हैं, हाँ जी। एक तरफ तो सेकुलरिज्म खतरे में है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी भी खतरे में है। इसके बावजूद बीजेपी आरएसएस कहती है कि हिंदू खतरे में है, हाँ। जबकि हुकूमत उनकी है, उनके ही लोग हैं, हाँ। एक भी मुस्लिम वहाँ नहीं है, फिर उनको खतरा किससे है? खतरा ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से सांप्रदायिक की बातें जो फैला रहे हैं लोग, ताकि इससे जो है ना लोग आपस में हिंदू मुस्लिम की ये नौबत आ जाएगी, आपस में लोग टकराएंगे। इस तरह से हम तुम्हारे साथ दे रहे हैं, वो कहेंगे नहीं हम तुम्हारे साथ दे रहे हैं। इसे आपस में एक संप्रदाय का ये तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से करना तो ठीक नहीं है ना। इस तरह से एक एनालिसिस है सर, शायद आप कुछ पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी तरह आप बता सकते हैं कि 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पे बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी, हाँ। और 22 सीटें टीएमसी ने। जी जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है? अच्छा, इस बार जो हवा जो चल रही है लोगों के प्रति, जैसे आपने बात की हमसे, इसी तरह से जो लोग आए दिन में पेपरों में देखिए, बसों में देखिए, लोग बातचीत के दौरान में जो इस तरह से जो एनालिसिस किया जा रहा है, उसके अंतर्गत में ये कही जा रही है कि उम्मीद जताई जाती है कि फिर भी अपने सरकार यहाँ टीएमसी की बनेगी, नो डाउट अबाउट इट। कि तो इस तो स्टेट एकदम अलग चीज़ हो गया, बिल्कुल। तो सेंट्रल की बात करें। हाँ, सेंट्रल में कौन रहेगा? इंडिया अलायंस की पार्टियां रहेंगी या बीजेपी एनडीए की पार्टियां रहेंगी? उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अनुमान सर। हाँ, अनुमान में ऊपर होगा। अनुमान में कहा कि पहले था, अभी जी। ये 400 बोल रहे हैं, इसके इनका बस चले तो ये 545 बोल रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो आप कुछ दिन पहले देखा ना कि आपका छत्तीसगढ़ में, एमपी में, सारे जगह आपने देख लिया, कहाँ जहाँ उम्मीदें नहीं थी वहाँ पर उम्मीदें बना ली इन्होंने। तो अब इसी तरह से अगर कहा जाए, इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो फिर बीजेपी की सरकार आ जाएगी उसमें, क्योंकि वो अपना दृष्टि, हाँ, वो तो होने नहीं देंगे ना, वो तो कोई ना कोई अपना रास्ता ठीक निकाल लेंगे उस हिसाब से। ये लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हाँ। इससे कितना खतरा है मुल्क को? और एक सवाल मेरा आपने नहीं बताया, हाँ। कि इनको किससे खतरा है? ये कहते हैं, हाँ। कि हिंदुओं को खतरा है, किससे खतरा है? हिंदुओं को खतरा है, मैंने बीजेपी का कहना है, बीजेपी कह रही है अभी जो हिंदुओं का खतरा है। अब वो इस चीज़ को है, फिर वो किस तरह कह रहे अब हैं? पता नहीं, अभी वो जाहिर किससे खतरा है? वो जाहिर अब किसको कर रही है, वो ये पार्टी जो है ना, ये बातें जो कह रही है, अब किसके आधार पर वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो किससे खतरा है हिंदुओं का? हिंदुओं का खतरा किससे होगा? मुस्लिम भाई से होगा, यही ना कहना चाह रही है, और क्या ना कहना उसका, और दूसरा तो कुछ अर्थ नहीं निकल सकता है इस तरह। मुस्लिम करके राजनीति को हाँ, मजबूत करना चाहता है। यहाँ जो कुछ भी है जी, कोई भी चीज़ हो, अपना वोट किस तरह से हम कलेक्शन करें, कहाँ पर क्या बात बोले, ताकि हमारा वोट कलेक्शन हुआ, वोट बैंकिंग अपना निकले, यही सब चीज़ का। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बोलिए। अगर हो सकता है कि 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो में भी हो सकता है कि ये ऐसा कोई बिल ला दे, हाँ। जिससे 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली नहीं, डेफिनेटली वो लाएंगे ही, क्योंकि वो जब फिर सत्ता पे आ जाएगी और वर्चस्व में आ जाएगी, वो
वो जो हाँ भी तो फिर वो जो चाहेगी ऐसी वाली राज हो जाएगी, हिटलर राज। हिटलर राज। फिर जैसे जैसे चाइना वगैरह ये लोग जो करते हैं उसी रास्ते में भी जाना चाह रही है। अभी जो कुछ करना चाह रही है बीजेपी और मोदी जी, क्योंकि बोला हाँ यहाँ ऐसा है, इस तरह से लाएंगे। अभी जो आपने देखा ना, अदानी अदानी अदानी, जो भी देखो अदानी। रोड किसने बनाई, अदानी को दे देते हैं। प्लेन किसने बनाया, अदानी को दे देते हैं। अंबानी दो दोस्त हैं। बिल्कुल, उनका वही अदानी अंबानी ये करते करते सारा चीज़ जितना भी है प्राइवेटलाइजेशन कर करके गवर्नमेंट की चीज़ इनको हाथ में दे दो, इन्हें ये करे। बैंक वाली बातें जो आपने सुनी होगी, इतने लोग घटोला किए, हाँ, करने के बावजूद भी आज तक उसको पकड़ा नहीं गया। अब आराम से घूम रहे फिर रहे हैं, कोई ये नहीं है उसका। क्या महसूस कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार हो तो बेहतर? का किसकी सरकार हो तो बेहतर हो? सरकार, हमें कहने का तात्पर्य यह है कि चेंजिंग होनी चाहिए। कारण क्या है कि राहुल जी का भी हो, राहुल भी एक पढ़े लिखे लोग हैं, आखिर इनके पास में भी बुद्धि होगी। बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासा, मान लीजिए बिल्कुल ऑक्सफोर्ड से निकले हुए नौजवान है, इसके भी बहुत कुछ मंशाएँ होंगी, क्या करने से अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो इस पढ़े लिखे लोग, जहाँ तक ये लोग पढ़े लिखे उतना नहीं है, लेकिन पढ़े हुए लेकिन जवान पे थोड़ा एक बार चांस देना चाहिए कि करे। आखिर राहुल जी इतना दिन है कि देखा जाए कि क्या करते हैं। फिर आपका आम आदमी का पार्टी जैसे केजरीवाल जी हैं, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो जेल में अब देखिए यही है ना, उसमें जेल में ढुका दिया गया कि ये 1952 के बाद पहला बार इलेक्शन हुआ था। हाँ जी। तब से लेकर अब तक आपने ऐसा कभी सुना था कि सीएम जो एक्टिव सीएम हाँ, वो जेल में है? नहीं, कभी नहीं। जैसे अभी झारखंड, हाँ, उसमें जी वो भी जेल में है, मरांडी जी तो अभी ये भी केजरीवाल भी जेल में है, जबकि ये लोग सीएम हेमंत जो सोरेन जी, हाँ, झारखंड के है, झारखंड का, उनको भी जेल में डालते। इनको कुछ नहीं, कितना दिन तक कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था कि आखिर क्या है नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे जेल में डाल के रख दिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, इस बार हुकूमत किसकी आएगी? हुकूमत किसकी आएगी? देखिए, ये चीज़ तो हम लोग डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अनुमानित जो आप बोल सकते हैं करेंगे। तो जैसे कि पहले भी आपको कहा हमने कि इधर उधर लटक पटक के अटक पटक करके वो अपने बना ही लेंगे। कारण है ना, क्योंकि अभी सब जगह वर्चस्व है उनका, और आप भी जानते हैं ABP मशीन तो आप तो देखते हैं ना, टोटल होगा तो सारा वोट उसी पर, कहीं दबाओगे तो सीधे भूल में जाएगा। ये सभी का खेल है। ऐसा बहुत सारा सुनने को मिला है ना, बहुत सारे लोगों ने कहा इस तरह से ही हो जाएगा। इस पर TN सेशन का मकसद ये नहीं था, वो दूसरा हिसाब से किए थे। लेकिन अभी तो नया तकनीकी है, नया कुछ है, अपना हिसाब से चला रहे हैं। जहाँ का शासन है, हम जो चाहेंगे वही होंगे। वो चीज़ आप ही देख रहे हैं, जनता भी देख रही है इसको, कि जहाँ पे कुछ बोला तो उसको जेल में ढुका दो। धन्यवाद।